Good morning, students. Welcome to the second lecture of manufacturing industries. As we know, the factor of production is five. These five factors, where meet with each other, the production are getting placed there. Like, what was the factors? What is the factors of production? That is land, labor, capital, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। ये पांच फैक्टर्स जहां पर होते हैं वहीं पर प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इन पांचों फैक्टर्स का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इन पांचों फैक्टर्स का एक साथ एक ही जगह पर मिल जाए तब तो वो इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए एकदम से नोवेल कंडीशन हो जाएगी। पर ऐसा होता तो है नहीं, ये पांचों फैक्टर एक ही जगह पर मिल पाए। तो फिर हम करते क्या हैं कि उन स्थानों का चयन करते हैं। वी चूज दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर दीज फाइव फैक्टर्स आर अवेलेबल एट चीप प्राइस। या मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसकी स्थापना, उसकी लोकेशन कुछ फैक्टर्स पर फॉलो होती है। यानी ये फैक्टर्स जहां पर होंगे वहीं पर वो इंडस्ट्रीज लोकेट करेगी। जैसे influenced by availability of raw materials, ठीक ना बेटा, जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल और पावर। बेटा इंडस्ट्रीज को चलने के लिए पावर भी तो चाहिए, और इंडस्ट्रीज में जिस भी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको सेल करने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो ये फैक्टर्स जहां पर होते हैं इंडस्ट्रीज लोकेशन, वहीं पर सबसे आइडियल माना जाता है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स एक साथ एक ही जगह पर हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं। तो फिर उन स्थानों का चयन किया जाता है, उन स्थानों को चूज किया जाता है जहां पर इंडस्ट्रीज को लोकेट करना है, जहां पर इन फैक्टर्स को चीप प्राइस पर इजीली अवेलेबल कराया जा सके। जैसे कि हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। यानी या तो वहां पर लोकेट की जाएगी जहां पर ये सारे फैक्टर्स हैं, या तो वहां पर लोकेट करने का प्रयास किया जाएगा जहां पर इन फैक्टर्स को इजिली चीप प्राइस पर अवेलेबल किया जा सकता, उपलब्ध कराया जा सकता। अब यहां पर चीप प्राइस पर क्यों? मैंने बताया आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जिस चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम होगी, उसका जो मूल्य होगा, उसकी जो रेट होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, वो उतनी ही कम होगी। यानी कोई चीज जितनी ही सस्ती होगी वो अधिक से अधिक लोग उसको खरीद सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस जो है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर रेट पे हो रहा है, यानी अधिक मूल्य लगाकर कम कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो वो मार्केट में ज्यादा महंगे बिकेगी। जब हम महंगे और सस्ते का कंपैरिजन करेंगे तो महंगे जो अपर क्लास है हमारा, जिनकी हायर इनकम है, उसको तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग सोसाइटी में कम है। तो इसका मतलब महंगी चीजों की डिमांड करने वाला जो हमारे समाज में तबका है वो कम होगा, तो प्रॉफिट भी कम होगा। और जो चीजें चीप हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम बेलो मिडिल क्लास कंट्री में आते हैं, हम लोग मिडिल क्लास कंट्री में आते नहीं है, हम लोग बेलो मिडिल क्लास कंट्री में आते हैं, क्योंकि हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो बिलो मिडिल क्लास, ठीक ना। तो वो सस्ती चीजों की डिमांड करती है। क्या करती है? सस्ती चीजों की डिमांड करती है। यानी ऐसे कॉस्ट प्राइस में कमोडिटीज का उपलब्ध होना जिस पर कि मैक्सिमम लोग उसको खरीद सके, उनकी मैक्सिमम लोगों की परचेजिंग पावर हो, यानी वो कमोडिटी मैक्सिमम लोगों के पहुंच में हो। देखिए बेटा, यहां पर एक बात और होती है, आप लोगों को बता दूं, डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स का मतलब होता है कि जब रिसेशन बढ़ता है, क्या बढ़ता है? रिसेशन बढ़ता है, यानी जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब हो गया कि आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए, तो ज्यादा करेंसी खर्च करके कम कमोडिटी खरीदी जाएगी।
तो जब रिसेशन बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन होता है, तो गिवन थिंग्स एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं चीप थिंग, यानी वो हमारे स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जब रिसेशन बढ़ता है तो इन्हीं गिवन थिंग्स की डिमांड बढ़ जाती है। इन वस्तुओं के बारे में गिफेन ने बताया था, इस वजह से इसको गिफेन थिंग्स कहा जाता है। हमको यहाँ इंडस्ट्रीज की बात करनी, तो बेटा ये दो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट होना चाहिए। जैसा कि पहला कि दीज फैक्टर्स, ये पहला कि ये जहां फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वहां पर सबसे आइडियल कंडीशन होंगे इंडस्ट्रीज को लोकेट करने की। लेकिन चूंकि ये फैक्टर्स काफी वर्सेटाइल होते हैं और एक जगह पर मिलना इनका बहुत मुश्किल है, इस वजह से ऐसे प्लेस का चुनाव किया जाता है, ऐसे प्लेस को चूज किया जाता है जहां पर इन फैक्टर्स को इजीली चीप प्राइस पर या लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल कराया। आगे देखिए कि अर्बनाइजेशन फॉलो, इसका क्या मतलब है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज के बगल में पहले टाउन, फिर सिटीज, फिर हमारे मिलियन सिटीज यानी 10 लाखी शहर वहां पर बसने लगेंगे, मेट्रो सिटीज वहां पर बसने लगती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस जिस एरिया में होता है उस एरिया में अर्बनाइजेशन भी साथ साथ चलने लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों साथ साथ। अगली बात, सम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो शहरों में लोकेट करती हैं या शहरों के पास लोकेट करती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले तो शहरों के पास इन फैक्टर्स को इजीली चीप प्राइस पर अवेलेबल कराया जा सकता है। साथ ही साथ अर्बन की या सिटीज की कुछ स्पेशलिटीज होती है, कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे फाइनेंस की सर्विस है और डेबिट की सर्विस है, कर्ज ले सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, लेबर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, स्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो शहरों में या शहरों के पास लोकेट करती हैं। Many industries tend to come together to make use of advantage offered by the urban centers known as agglomeration economies। देखिए, ये इस पॉइंट को आपको लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब शहरों की इन सेवाओं के एडवांटेज को उठाने के लिए, किन सेवाओं का? बैंकिंग सेवाओं का, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का, फाइनेंस सर्विसेज का, कम्युनिकेशन सर्विसेज का, स्किल्ड लेबर सर्विसेज का, इन सेवाओं का फायदा उठाने के लिए, इन सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए जब इंडस्ट्रीज शहरों या शहरों के पास लोकेट हो जाती हैं तो वहां पर पहले छोटे छोटे उद्योग समूह यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज लोकेट करती है और फिर वो बड़ा उद्योग बाजार बन जाता है, वो काफी बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन बन जाता है। जब इस तरह से डेवलपमेंट होता है, कोई अर्बनाइजेशन होता है, तो इसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। बच्चों, अब हम लोग इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे कि इंडिया में किस किस तरह की इंडस्ट्रीज। तो जनरली हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसे उद्योग हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि पर आधारित हैं, जिनको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मिनरल्स पर बेस्ड करती हैं, इनको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गया या पेट्रोलियम एंड केमिकल्स हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनके बारे में भी देखना है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, यानी कृषि पर आधारित उद्योगों के ऊपर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, कॉटन पर बेस्ड होती है और कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट होता है। जूट इंडस्ट्री हो गया, ये जूट क्या होता है? जूट भी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना बेटा, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इंडिया में जो कॉटन की हिस्ट्री रहती है बेटा, हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी
हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करें तब पर भी हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता था, मेडिवल इंडिया की बात करें तब पर भी हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता था। और इस मॉडर्न एज में तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो हैंडलूम और हथकरघा के बाद सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है। अब देखिए, यूनिक पोजीशन इन इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका एक अद्वितीय प्लेस है, यूनिक प्लेस है। कैसे? इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, रोजगार देने में ये सबसे आगे है, और जनरेट एंड फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे यहाँ के कॉटन के टेक्सटाइल बनते हैं वो विदेशों में बेचे जाते हैं। विदेशों में बेचने से क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी जो फॉरेन मनी है वो हमारे इंडिया में आती है, और जितनी ज्यादा फॉरेन मनी किसी कंट्री में होती है उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। पोजीशन की बात अगर कर लें कि क्यों ये पोजीशन में है, देखिए हमारे देश में तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाली अगर सेक्टर की बात करें तो वो एग्रीकल्चर है। वहां पर बेटा ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ओवर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, मैंने पिछले लेक्चर में इसको क्लियर किया था। और सेकेंड की बात करें तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज है यानी हथकरघा उद्योग है। उसके बाद अगर थर्ड पोजीशन किसी की आती है तो वह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा होती है। दूसरी इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। ये कंडीशन मिलकर जो कॉटन का प्रोडक्शन है, जो कॉटन की एग्रीकल्चर है, उसके लिए एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इस कॉटन के प्रोडक्शन से हमारे पुरखे कई पीढ़ियों से कपड़े तैयार करते आए, जिसकी वजह से एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ी तक कपड़े तैयार करते गए और वो स्किल्ड होते गए। अंत में ये हुआ कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, और इस तरह से उनका व्यापार विदेशों में भी होने लगा, जिससे हमारे देश में आप जानते ही हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश में आती रहती है, और जिस देश में जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा, वो देश उतना ही ज्यादा समृद्ध या उसकी स्ट्रेंथ इकोनॉमिक उतनी अच्छी होती है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, ठीक है ना। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें या फिर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो फॉरेन मनी है वो इंडिया में लाने की बात करें, उसमें सबसे अच्छा रोल हमारी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्ले करती हैं। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप क्यों हुई इंडिया में, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। मैंने बताया कि जो ट्रॉपिकल कंट्री होती हैं और जहां पर ब्लैक सॉइल है, वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छे से हो पाता है। और आप जानती हैं कि हम लोग एंशिएंट टाइम से ही कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम से मर्चेंट्स जितने भी थी वो कॉटन का ट्रेड भी यूरोप के साथ हो, चाहे अफ्रीका के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, इन देशों के साथ कर रहे थे। वही चीजें आज तक चलती चली हैं। अब जब कोई इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के काम करता है तो उस काम में वो बड़ा परफेक्ट हो जाता है। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कॉटन था, वो भी इसी तरह से अपनी परफेक्शन के क्लाइमेक्स तक पहुंच गया, यानी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, जिसकी वजह से इसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा रहती है। स्किल्ड लेबर, लार्ज क्वांटिटी में हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन और ट्रॉपिकल कंट्री, दीज आर द फैक्टर्स व्हाई वी आर इंडिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। देखिए अगर हम बात करें कि मॉडर्न तरीके से पहली जो टेक्सटाइल मिल इंडिया में फॉर्म की गई थी वो 1854 में मुंबई में फॉर्म की गई थी। अब देखिए यहां वही बात सामने आके आ जाती है कि इंडिया में मुंबई ही को क्यों चुना गया कि कॉटन इंडस्ट्रीज को वहां पर फॉर्म किया गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को फॉर्म करने के लिए, जैसे लेबर है कि नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं, पावर है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स जहां मिल जाते हैं वहीं पर हम इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो मुंबई है, मुंबई से सटा हुआ गुजरात, 1854 तक जो मुंबई था और गुजरात था, ये दोनों एक ही स्टेट थे,
सॉरी, उस समय तक ये मुंबई प्रेसिडेंसी में ही आता था। तो वहां पर आप देखेंगे कि ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के साथ साथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ साथ वहां पर जो लेबर था, यानी जो श्रमिक वर्ग था, वो भी बहुत आयत में था, यानी ज्यादातर फैक्टर्स वहां पे मिल रहे थे। अब अंग्रेजों ने उसे प्रेसिडेंसी बनाया हुआ था, साथ ही साथ जो मुंबई था, वहां से मुंबई पोर्ट से यूरोपियन कंट्रीज के लिए ट्रेड भी चलता था, इस वजह से मुंबई के पास कैपिटल भी थी। तो ये सारे फैक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं कि मुंबई में उपलब्ध थे, जिसकी वजह से मुंबई में सबसे पहले कॉटन मिल बनाई गई मॉडर्न तरीके से। 1854 फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। ये बेटा हमारा है कॉटन इंडस्ट्रीज है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ मेजर सेंटर्स और कुछ फैक्ट्स जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एक मैप देख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा ये कम समझ में आएगा। आप इस मैप को फाइंड कहां से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है, जो कि है, तो मोबाइल में एक ऐप होता है, ऐप का नाम है ई पाठशाला। इस ऐप को आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इन 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है बेटा, मैं आपको नया मैप खरीदने को नहीं बोल रहा हूं। आप यहां से क्लास 12 की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर को खोलिएगा, तो उसमें आपको ये मैप मिल जाएगा एज इट इज। सिर्फ मैप देखना है आपको और कुछ नहीं करना। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ये सारे आपको लोकेशंस मिल जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि जो मेजर कॉटन प्रोडक्शन एरिया है हमारा, वह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा, यानी वो हिस्सा जहां पर ब्लैक सॉइल का एरिया। तो हम देखते हैं कि जो ब्लैक सॉइल का एरिया हमारा एक्सटेंड करता है वो यही है। और अब देख सकते हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं लगभग इसी एरियाज में जाते हैं। यहां आपको चेन्नई में दिख रहा होगा, यहां आपको मदुरई में दिख रहा होगा, यहां आपको तिरुवनावली में दिख रहा होगा, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़ एंड दिल्ली, सहारनपुर। अभी ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। सबसे पहले कुछ फैक्ट समझिए। तमिलनाडु लार्जेस्ट में क्या है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स। अगर बात की जाए कि कॉटन की सबसे ज्यादा मिल्स किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा, योर आंसर शुड बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल इन तमिलनाडु। बेटा वो तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज्यादा नंबर्स में कॉटन मिल्स हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि ये कॉटन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का एरिया आप अगर देखोगे तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल लगभग न के बराबर। तमिलनाडु के आसपास आपको रेड सॉइल मिलेगी, और अगर कोस्टल एरिया में आएंगे तो वहां पर एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको लेटराइट सॉइल भी मिलेगी। तो यहां पर इतनी सारी मिल्स क्यों हो गई? बेटा मिल्स है इंडस्ट्री। मिल्स क्या है? इंडस्ट्री है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट हुआ कॉटन और सेकेंडरी सेक्टर उसका मिल्स होगा, क्योंकि इस कॉटन का प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ और मास प्रोडक्शन जो होगा वो मिल्स में। दैट मीन्स आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होता गया, एक जगह से दूसरे जगह तक मालों की आवाजाही आसान हो गई। हमारा पूरा नेटवर्क, हमारा जो पूरा रेलवे नेटवर्क है, एज वी नो सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारे इंडिया के पास है। तो हम ये देख रहे हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी आर इजी नाउ दीज डेज। तो इस मॉडर्न एज में क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आ रही है। तो इससे अगर कहीं भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको किसी भी जगह पर पहुंचा पाना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है ना? तो इंडस्ट्रीज जो कॉटन के हैं वो ज्यादातर कहां पर हैं? हमारे तमिलनाडु में है, यानी जो कॉटन मिल्स हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु। साथ ही साथ कॉटन मिल जो है, जो तमिलनाडु है, वो लीडिंग
प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका? कॉटन का। कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट हमारा तमिलनाडु। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब, ये अदर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं कॉटन की प्रोडक्शन में। अब आप कहेंगे कि सर कॉटन इज अ ब्लैक सॉइल क्रॉप, कॉटन तो ब्लैक सॉइल में होती है। अब यूपी में ब्लैक सॉइल नहीं है, ठीक ना, तमिलनाडु में भी ब्लैक सॉइल नहीं है, कर्नाटका में भी नहीं है, कर्नाटका में है तो बाकी पंजाब में तो एलयूवीएल तो कैसे हो रहा है? बेटा जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते जा रहे हैं हमारे, वैसे वैसे हाई यील्डिंग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए जा रहे हैं। यानी प्रयोगशालाओं में, लैब्स में क्या किया जा रहा है? सीड्स को तैयार किया जा रहा है और उन्हें किसी भी क्लाइमेट में जर्मिनेशन करने और साथ ही साथ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए कोडिफाई किया जा रहा है, कोडिंग की जा रही है उनको, जिसकी वजह से सिर्फ ब्लैक सॉइल के एरिया में नहीं बल्कि अन्य एरियाज में भी हमारा कॉटन का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। आगे देखते हैं हम लोग कि कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स, देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो कानपुर में है। अब देखिए कानपुर की लोकेशन ये है, ठीक ना। अब कानपुर में तो ब्लैक सॉइल है नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ये महाराष्ट्र, गुजरात से पास है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा भी स्ट्रांग है, तो इस वजह से रॉ मटेरियल को पहुंचाना यहाँ पर इजी है। कानपुर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है वो लोकल कैपिटल को लगाकर की गई है, यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। दैट मीन्स ओनली लोकल्स आर कंट्रीब्यूट द कैपिटल टू फॉर्म द कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक ना बेटा। इसी तरह से हम कोलकाता को देखते हैं ड्यू टू पोर्ट। कोलकाता देखिए आपका यहां पर पड़ेगा, कोलकाता में क्या है बेटा? कोलकाता में पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसकी वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है। यहां से फिर हमारा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ ट्रेड करना इजी हो गया हमारा। इसी तरह से कुछ मेजर सेंटर्स हम देख लेते हैं, जैसे दिल्ली है, अलीगढ़ है। दिल्ली पता है आपको एक सेमी स्टेट है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के जो मेजर कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉटन मिल्स हैं, वो कहाँ है, या कॉटन सेंटर्स हैं? सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर एंड वाराणसी, ठीक ना बेटा वाराणसी तो बहुत एंशिएंट टाइम से ही कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है। जब आप 16th सेंचुरी बीसी से पहले का भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय भी बताया गया है कि वाराणसी ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ के जो कॉटन के कपड़े होते थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे, ठीक ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ठीक ना, तमिलनाडु में चेन्नई, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो फिर से तमिलनाडु में मदुरई, तमिलनाडु में त्रिवेंद्रम, ठीक ना बेटा। उसके बाद बेटा कोयम्बटूर, कर्नाटक में मैसूर, उसके बाद गुजरात में कोल्हापुर, और फिर महाराष्ट्र में पुणे, मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग सेंटर्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको मैप लेना है, एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लेना है, और अपनी 10th की बुक में जो कॉटन इंडस्ट्री चैप्टर है उसमें से जिन जिन जगहों का नाम दिया है उनको कैटेगराइज करके आपको उस मैप पे रिप्रेजेंट करना है। मैप पर रिप्रेजेंट करने के बाद आपको दो चीजें पता लगा। पहला कि कौन सा स्टेट इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है, और कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इंडिया में कपड़ों का प्रोडक्शन करता है, यानी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है। थैंक यू।